नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल अनुष्ठान क्लासेस पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। एनसीईआरटी ईवीएस में आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे और इसी नए टॉपिक के साथ आपकी जो एनसीईआरटी ईवीएस के जितने भी पॉइंट थे 3 से लेकर 5 तक के जितने भी चीज़ें थे वो हमने इसमें कवर कर लिया है। ठीक है, अब कुछ चीज़ें हों जो नई बुक में हैं उनको भी शामिल किया जाएगा और उन्हीं पॉइंट को पढ़ाया जाएगा। साथ में साइंस के कुछ पार्ट पढ़ाए जाएंगे जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। ठीक है, तब तक आप सभी लोग इस नए वीडियो के साथ एंजॉय करिए, अपने ज्ञान को बढ़ाइए। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है कि आज हम पढ़ेंगे क्या, क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल। ठीक है, यानी पहला क्लासिफिकेशन लेकिन पढ़ेंगे विलुप्तता के आधार पर, कौन से लुप्त प्राय जीव हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि विलुप्त जीव क्या होते हैं। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, विलुप्त जीव। विलुप्त जीव क्या है? एक ही प्रकार के प्रजाति, मान लीजिए किसी प्लेस पर एक ही प्रकार के प्रजाति के जीव अचानक गायब हो जाएं, ठीक है, या अचानक समाप्त हो जाएं तो उन्हें कहेंगे विलुप्त जीव। अथवा आमतौर पर क्या हो कि प्रजाति के जीवों का समाप्त होना या गायब होना क्या कहलाता है? विलुप्त जीव कहलाता है। दूसरा पॉइंट बनता है कि विलुप्त होने का कारण क्या है। तो पहला कारण है हिमयुग के कारण कुछ जीव विलुप्त हुए हैं। अवैध शिकार के कारण, जंगलों में जो अवैध शिकार होते हैं उनके कारण कुछ जीव विलुप्त हुए हैं। और तीसरा पॉइंट है कि आवास हानि, यानी उनके जंगलों को काट दिया जा रहा है, इस कारण से भी कुछ जीव विलुप्त होने के कगार पर खड़े हुए हैं। ठीक है, भोजन के लिए शिकार करना मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत सारे जीव गायब हो जा रहे हैं, तो उन जीवों पर जो निर्भर जीव हैं वो भी क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे विलुप्त हो रहे हैं। अगला हम पढ़ेंगे विलुप्त होने की श्रेणियाँ कौन कौन सी हैं। तो विलुप्त होने की 2 श्रेणियाँ हैं, एक जैविक विलोपन या जैविक विलुप्त जीव, जैविक आधार पर विलुप्त होने वाले जीव। दूसरा है पृष्ठभूमि आधार पर विलुप्त होने वाले जीव। ठीक है, अब जैविक विलोपन किस प्रकार से होगा? जैविक विलोपन में क्या होगा कि कोई प्रजाति सदस्य जीवित नहीं होगा, यानी एक ऐसा प्रजाति होगा जिसमें से कोई भी सदस्य क्या होंगे, जीवित नहीं होंगे। पृष्ठभूमि विलोपन क्या है? पृष्ठभूमि विलोपन को समझें तो एक निश्चित समय पर, ठीक है, एक निश्चित समय पर या एक निश्चित अवधि में विशेष स्थान से किसी प्रजाति का गायब हो जाना क्या कहलाता है? पृष्ठभूमि विलोपन कहलाता है। ठीक है, मान लीजिए कोई जंगल है और उसे 8-10 साल में काट दिया गया, ठीक है, तो उसके कुछ समय बाद उसमें जो भी जीव होंगे वो क्या होंगे, उस स्थान पर क्या होंगे, सभी प्रजाति क्या हो जाएंगे, गायब हो जाएंगे, तो उसे कहेंगे पृष्ठभूमि विलोपन। ठीक है, अगला है लुप्त प्राय प्रजाति क्या होते हैं। तो लुप्त प्राय प्रजाति क्या होंगे? ऐसे जीव जो सदैव भविष्य के लिए लुप्त हो गई हों या जिनका दिखना बंद हो गया हो, अब वे दिखाई नहीं देती हैं, तो उन्हें कहेंगे लुप्त प्राय प्रजातियाँ। उन्हें क्या कहेंगे? लुप्त प्राय प्रजातियाँ। अब लुप्त प्राय प्रजातियों में कौन कौन से जीव आते हैं उनको याद रखना है। पहला आता है एशियाई हाथी, ये लुप्त प्राय जीव है। दूसरा आता है बाघ, लुप्त प्राय जीव है। विशालकाय पांडा जो है ये भी लुप्त प्राय जीव है। भूरा भालू ये भी लुप्त प्राय जीव है। डायनासोर और डोडो ये भी लुप्त प्राय जीव है। और ब्लू बग भी क्या है, लुप्त प्राय जीव के श्रेणियों में ये जीव आने लगे हैं। ठीक है, एशियाई हाथी, बाघ, विशालकाय पांडा, भूरा भालू, डायनासोर और ब्लू बग। ठीक है, अब इनके गायब होने के कारण क्या हैं? तो गायब होने का पहला कारण है कि आवास हानि, मतलब जंगलों का कट जाना, पूरी तरह से नष्ट हो जाना। दूसरा कारण है कि इन जीवों का अवैध शिकार किया जाता है। किसी के सींग बहुत ज़्यादा कीमती होते हैं, किसी की खाल बहुत ज़्यादा कीमती होती है, तो इनका अवैध शिकार होने लगा। ठीक है, और कुछ आक्रामक प्रजाति होने के कारण, आक्रामक प्रजाति का मतलब है कुछ जीव ऐसे हों जो सीधे दूसरे जीव पर डिपेंड हों, निर्भर हों, तो उन्हें खाना शुरू कर दें, तो ऐसे जीवों को लुप्त प्राय प्रजातियों में शामिल किया गया है। संकटग्रस्त जातियाँ क्या है? संकटग्रस्त जातियाँ ऐसी जातियाँ जो पूर्णतः लुप्त नहीं है लेकिन लुप्त होने के कगार पर है। संकटग्रस्त है मतलब लुप्त भी नहीं है और लुप्त होने के लेकिन कगार पर है, किसी भी समय वो लुप्त हो सकती हैं, तो उन्हें संकटग्रस्त
जातियाँ कहते हैं, संकटग्रस्त जीव प्रजातियाँ कहते हैं। इसमें पहला उदाहरण है अफ्रीकन हाथी जो है। एशियाई हाथी तो लुप्तप्राय प्रजाति में आता है, लेकिन अफ्रीकन हाथी की बात करेंगे तो संकटग्रस्त जातियाँ हैं। भारतीय चीता ये भी संकटग्रस्त जातियाँ हैं। गिद्ध जो है संकटग्रस्त जातियाँ हैं। काला हिरण, इनका भी बहुत नाम फेमस है, संकटग्रस्त जातियाँ हैं। बारहसिंघा ये भी संकटग्रस्त जातियाँ हैं। और साथ में एक नाम आता है हिम तेंदुआ, ये भी क्या है, संकटग्रस्त जातियाँ हैं। इसी तरह संकटग्रस्त फसलें भी होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी फसल संकटग्रस्त हैं? जैसे हो गया सांवा। सांवा का चावल आप सभी खाए होंगे जो पुराने लोग होंगे। ठीक है, फाल स्टेल और देसी चावल, ये सभी अब संकटग्रस्त प्रजातियों में शामिल हो गए हैं। ठीक है, अगला बात करेंगे हम संभावित संकटग्रस्त प्रजातियां क्या है, जिनकी संभावना है। तो ऐसे जीव जिनके अस्तित्व पर भविष्य में संकट की संभावना हो सकती है, यानी ये कहा जा सकता है कि भविष्य आने वाले समय में वो सभी जीव संकटग्रस्त हो सकते हैं, क्योंकि इनकी संख्या में निरंतर कमी आ रही है। इसी कारण से इनको क्या कहेंगे, संभावित संकटग्रस्त प्रजातियां। ठीक है, दूसरा है दुर्लभ जातियां। अगला पॉइंट है, आपको 4 प्रकार की प्रजातियों के बारे में आपने पढ़ लिया होगा। दुर्लभ जातियां, ऐसी जातियां जिनकी संख्या निरंतर क्या हो रही है, कम हो रही है। ठीक है, यानी एक ही भौगोलिक क्षेत्र में क्या हो जा रही हैं, सिमट जा रही हैं, तो उनमें दुर्लभ जातियां कहेंगे। तो उनमें कुछ वृक्ष हैं, जैसे चंदन हो गया, पड़ाक हो गया और देवदार। ऐसे वृक्ष भी दुर्लभ जातियों के अंतर्गत क्या हो गए हैं, शामिल हो गए हैं। ठीक है, साथ में ऊपर हमने संकटग्रस्त प्रजातियां पढ़ी थी। तो संकटग्रस्त प्रजातियों के कारण क्या हैं? संकटग्रस्त प्रजातियों का मुख्य कारण है कम जन्म दर। दूसरा, मानव और वन्यजीव संघर्ष। मानव जंगल काटते चले जा रहे हैं, उनके घरों के आवास छीनते हुए चले जा रहे हैं, इसलिए उनको मानव वन्यजीव संघर्ष के रूप में जानेंगे। ठीक है, और आधुनिक युग का प्रदूषण से भी बहुत ज़्यादा जीव क्या हो जा रहे हैं, विलुप्त होने की कगार पर पहुंच रहे हैं। ठीक है, इस तरह से आपने विभिन्न प्रकार के जातियों के बारे में पढ़ा। अब हम कुछ अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के दृष्टिकोण से, KBS के लिए खासकर। तो पहला है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण नियम 1972। ठीक है, 72 जीवों का संरक्षण, ऐसे याद कर सकते हैं, 72 जीवों का संरक्षण। तो वन्य जीव संरक्षण नियम कब लागू हुआ था? 1972 में। ठीक है, जिसमें 2 आर्टिकल दिए गए हैं। एक है आर्टिकल 48A 48 ए और दूसरा आर्टिकल है 51A। ठीक है, पहले आर्टिकल में क्या कहा गया, 48A में क्या कहा गया है कि पर्यावरण की रक्षा और सुधार राज्यों की प्राथमिकता होती है। यानी जो राज्य होगा उस राज्य सरकार की पहली प्राथमिकता होगी पर्यावरण की रक्षा और सुधार करे। दूसरा आर्टिकल 51A के अंतर्गत क्या कहा गया है? इसके अंतर्गत कहा गया है कि झीलों, नदियों और वन्य जीवन और पर्यावरण की रक्षा करना प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। ठीक है, इसमें नागरिकों का कर्तव्य बताया गया है, 48A में राज्य सरकारों की प्राथमिकता को बताया गया है। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। वन्यजीव संरक्षण का पहला जो कानून लागू हुआ 1887 ईस्वी में ब्रिटिश भारतीय सरकार द्वारा लागू हुआ था। ठीक है, पहला जो संरक्षण नियम लागू हुआ 87 में। ठीक है, उसके बाद पहला जो वन्यजीव संरक्षण नियम है तो 1887 में लागू हुआ था। ठीक है, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की विशेषताएं क्या है? पहली चीज, इस अधिनियम में वन जीवों की व्यापक सूची तैयार की जाएगी। ठीक है, दूसरा क्या किया जाएगा, शिकार पर रोक लगाई जाएगी। तीसरा, पशुओं के व्यापार पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। ठीक है, जो पशुओं का व्यापार करते हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। वन्य जीव अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना का प्रावधान जो किया गया था वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1887 के अंतर्गत किया गया था। ठीक है, साथ में क्या करना, साथ में केंद्रीय चिड़ियाघरों के प्रावधान का मार्ग प्रशस्त करना किसका काम था? ये भी वन्यजीव संरक्षण नियम 1887 के अंतर्गत दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं कि संरक्षित क्षेत्र क्या है। तो संरक्षित क्षेत्र में आपका आता है अभ्यारण्य। ठीक है, दूसरा आता है राष्ट्रीय उद्यान जो सरकार द्वारा संरक्षित किया जाता है।
तीसरा आता है जैवमंडल आगार, जिसे बायोस्फीयर बोलते हैं। चौथा प्रकार है सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र, समुदाय द्वारा आरक्षण दिया जाता है। और पांचवा प्रकार है संरक्षण रिजर्व। ठीक है, इतने प्रकार से वनों को क्या किया गया है, संरक्षित करने का कार्य किया गया है। पहला प्रकार हम समझते हैं अभ्यारण्य। अभ्यारण्य में क्या होता है कि जानवरों को चराने या लकड़ी आदि इकट्ठा करने की अनुमति होती है, लेकिन मानव का बसना प्रतिबंध है। यानी अभ्यारण्य में कोई मानव अपना घर नहीं बना सकता है, केवल क्या कर सकता है, जानवरों को चरा सकता है, लकड़ी इकट्ठा कर सकता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि पर्यटन, घूमने की आज़ादी होगी, अनुमति दी जाएगी अभ्यारण्यों में, यानी आप सभी आसानी से घूम सकते हैं। विशिष्ट प्रजाति आधारित संरक्षित क्षेत्र में जैसे घायल या परित्यक्त और दुर्व्यवहार वाले जीव आते हैं, और वहाँ पर लोगों को का आना जाना बैन किया जाता है, उन्हें रोका जाता है, उन्हें अनुमति प्रदान नहीं की जाती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं राष्ट्रीय उद्यान क्या है। तो किसी प्रकार के अधिवास और मानवीय गतिविधि की अनुमति नहीं होती। यानी राष्ट्रीय उद्यान में ना तो किसी प्रकार से अधिवास ही कर सकते हैं, और वहाँ पे मानवीय गतिविधि की अनुमति भी नहीं होती। यानी वहाँ पे ना लोग जानवर चरा सकते हैं और ना वहाँ से लकड़ियाँ इकट्ठा करते हैं। ठीक है, विशेष प्रकार की शरण स्थली के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय उद्यानों का स्थापना की जाएगी। ठीक है, और इसकी घोषणा कौन करेगा, राज्य सरकार द्वारा। जबकि सीमा में परिवर्तन विधानमंडल को एक संकल्प पारित करके इसका किया जाएगा। यानी राष्ट्रीय उद्यान का जो सीमा बनाया जाता है, कितनी दूर तक राष्ट्रीय उद्यान होगा, उसका क्षेत्र जो बनाया जाता है, वो विधानमंडल द्वारा एक संकल्प पत्र पारित करके प्रावधान किया जाता है। ठीक है, वो है राष्ट्रीय उद्यान। अगला है जैवमंडल आगार, जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों की प्रजातियों की रक्षा के लिए। जैवमंडल आगार का मतलब है समस्त पूरे जैवमंडल में तो वनस्पतियाँ भी आएंगी और जीव जंतु भी आएंगे। ठीक है, तो उन्हें क्या कहेंगे, जैवमंडल आगार के अंतर्गत रखा गया है और उनकी सुरक्षा का प्रावधान किया जाएगा। जैवमंडल आगार को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहा जाता है। जैवमंडल आगार को जीवमंडल आरक्षित क्षेत्र भी कहते हैं। इसके अंतर्गत स्थलीय जीव आते हैं, जलीय जीव भी आते हैं, एवं तटीय पारितंत्र वाले जीव भी आते हैं, शामिल हैं किसके अंतर्गत, जैवमंडल आगार के अंतर्गत। ठीक है, इसीलिए मानव एवं बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम कब चलाया गया, 1975 में चलाया गया, 75 में। ठीक है, 75। ठीक है, 75 साल का मानव क्या बनाएगा, बायोस्फीयर। 75 साल का मानव अपनी बायोग्राफी लिखेगा, तो इससे याद कर सकते हैं कि मानव एवं बायोस्फीयर रिजर्व प्रोग्राम 75 में चलाया गया। और किसके द्वारा चलाया गया, यूनेस्को द्वारा चलाया गया था। ठीक है, अब जैवमंडल आगार के 3 क्षेत्रों में बांटा गया है, और इसमें से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। पहला है क्रोड क्षेत्र, दूसरा है बफर जोन जिसे बफर क्षेत्र कहते हैं, और तीसरा है संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, क्रोड क्षेत्र में अनुसंधान क्रिया की जाती है। ठीक है, वहाँ पे वनस्पतियों जीवों पर अनुसंधान किया जाता है, रिसर्च किया जाता है। बफर क्षेत्र में अनुसंधान और पुनर्वास दोनों की व्यवस्था की गई है। ठीक है, केवल बफर क्षेत्र में। संक्रमण क्षेत्र में स्थानीय लोगों के मध्य परस्पर सहयोग को भी क्या किया गया है। संक्रमण का मतलब ये थे बहुत सारे जीव ग्रुप बना के रहते हों। ठीक है, तो संक्रमण में स्थानीय लोगों के मध्य परस्पर सहयोग द्वारा यह क्षेत्र बनाया गया है। जैवमंडल आगार के जो तीनों क्षेत्रों में बांटा गया है, यह प्रस्ताव 1976 में यूनेस्को की टास्क फोर्स द्वारा पारित किया गया। 1976 में, 75 में जैवमंडल आगार घोषित किया यूनेस्को ने, और 76 में ही यूनेस्को की टास्क फोर्स ने यह प्रस्ताव पारित किया कि इनके 3 क्षेत्र होंगे, क्रोड क्षेत्र, बफर क्षेत्र और संक्रमण क्षेत्र। ठीक है, अगला राष्ट्रीय उद्यान के बारे में बात कर लिया है। अब हम बात करेंगे सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। ठीक है, सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र क्या है, जीव जंतुओं, ये भी बात हो गई थी कि जीव जंतुओं एवं वनस्पतियों के संरक्षण के साथ साथ परंपराओं तथा सांस्कृतिक मूल्यों का भी संरक्षण किया जाएगा। उसे ही कहते हैं सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र। यानी जीव जंतु वनस्पतियों का संरक्षण करेंगे, साथ में उस समुदाय में जो परंपरा होगी तथा सांस्कृतिक मूल्य होगा वहाँ की, उसको भी संरक्षण किया जाएगा। और यह प्रस्ताव वन्यजीव संशोधन अधिनियम 2002 से लाया गया। संशोधन अधिनियम है तो 2002 से लाया गया।
ठीक है। सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में शिकार की अनुमति नहीं होती। जानवरों को उनके प्राकृतिक आवास में रहने की अनुमति दी जाती है सामुदायिक आरक्षित क्षेत्र में। ठीक है। अब पढ़ेंगे संरक्षण जीव आगार, जिसे कंजर्वेशन रिजर्व बोला जाता है, रिजर्वर बोला जाता है, रिजर्व बोला जाता है। तो यह राज्य सरकार द्वारा आधारित भूमि क्षेत्र है। पहली चीज, यह किसके द्वारा संरक्षित किया जाएगा? राज्य सरकार द्वारा। ठीक है। जो राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य क्षेत्र से संलग्न होता है। ठीक है। इसमें दृश्य भूमियों, समुद्री क्षेत्रों, जीव जंतु एवं वनस्पतियों की सुरक्षा एवं संरक्षण प्रदान किया जाता है। किसमें? संरक्षण रिजर्व आगार में। लेकिन किया किसके द्वारा जाएगा? राज्य सरकार द्वारा दिया जाएगा। ठीक है। अब इसी में आता है प्रबंधन। तो आप संरक्षण रिजर्व बनाने के लिए प्रबंध भी करेंगे, तो इसके लिए प्रबंधन समिति का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है संरक्षण आधारित प्रबंधन समिति। कौन सा प्रबंधन समिति है? संरक्षण आरक्षित प्रबंधन समिति है। ठीक है। और जो भारत का पहला संरक्षण आगार घोषित किया गया था, वो तमिलनाडु के तिरुनेलवेली को घोषित किया गया। किसको? तमिलनाडु के तिरुनेलवेली। तिरु कहाँ से संबंधित है? तमिल से। ठीक है। तो तमिल के तिरुनेलवेली में भारत का पहला संरक्षण आगार बनाया गया, घोषित किया गया, और आप सभी इसको याद कर लीजिएगा ध्यान से। अगला है फॉरेस्ट प्रोटेक्शन एक्ट। कौन कौन से चलाए गए, कौन कौन से अधिनियम कब चलाए गए, कब लागू किए गए? पहला है भारतीय वन अधिनियम 1927। 1927 में भारतीय दलों ने, या ऐसे याद कर सकते हैं कि 27 भारतीयों ने वन अधिनियम लाया। उद्देश्य क्या था? वन उपज में संतुलन बनाना। ठीक है। दूसरा, वन उपज पर शुल्क विनियमित करने के लिए भारतीय वन अधिनियम 1927 लागू किया गया। ठीक है। इसी में संशोधन भी किया गया था। तो सबसे पहले भारतीय वन अधिनियम जो 1878 में बनाया गया था, उसी को संशोधन करके भारतीय वन अधिनियम 1927 बनाया गया। ठीक है। और 1878 का ही संशोधित रूप है 1927। अगला पॉइंट हम देखेंगे कि 1865 का भारतीय वन अधिनियम क्या था। तो 1865 में जो वन होंगे उन पर किसका नियंत्रण होगा? ब्रिटिश नियंत्रण होगा। क्यों? क्योंकि ब्रिटिश द्वारा पेड़ों से आच्छादित किसी भी क्षेत्र को वन घोषित कर सकते थे। यानी उनको क्या करना था? ब्रिटिश वालों को लाभ कमाना था। तो लाभ कमाने के लिए वो वनों पर अपना नियंत्रण चाहते थे। तो 1865 में भारतीय वन अधिनियम लागू हुआ। ठीक है। उसके बाद 1878 का भारतीय वन अधिनियम क्या था? इस अधिनियम द्वारा लगाया किसने था? ब्रिटिश प्रशासन ने ही लगाया था। तो ब्रिटिश प्रशासन ने सभी बंजर भूमि को संप्रभुता हासिल कर ली। उनका मेन काम था जितने भी बंजर भूमि हैं उनको अपने अधीन करना, और वो किसके अंतर्गत था? 1878 के अंतर्गत था। ठीक है। अगला आता है 1927 का भारतीय वन अधिनियम। अब इसमें साथ में दंड का प्रावधान भी किया गया है। राज्य का नियंत्रण वनों पर होगा। ठीक है। यानी 1927 से जो राज्य का नियंत्रण होगा वो वनों पर होगा। समुदाय द्वारा वनों के स्थानीय उपयोग को नियंत्रित किया जाएगा। समुदाय में बहुत लोग लकड़ियाँ पेड़ ही काट डालते हैं पूरा, तो उनसे भी वनों को नियंत्रित किया जाएगा। अब इस आधार पर वनों के प्रकार होंगे। कौन कौन से प्रकार होंगे? 3 प्रकार होंगे। पहला है आरक्षित वन, दूसरा है संरक्षित वन, और तीसरा है ग्राम वन। यानी इस आधार पर वनों को 3 प्रकार में बांटा गया है: आरक्षित वन, संरक्षित वन और ग्राम वन। ठीक है। आरक्षित वन क्या है? तो आरक्षित वन राज्य सरकार द्वारा चालू होगा, और किसी भी वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित वन घोषित कर सकता है। यानी राज्य सरकार को इतना प्रावधान दिया जाएगा कि वह वन भूमि या बंजर भूमि को आरक्षित कर सकता है। इसमें स्थानीय लोगों को भी प्रतिबंधित किया जाता है। किसमें? आरक्षित वन में। ठीक है। ग्राम वन में क्या किया जाता है? ग्राम वन कोई भी राज्य सरकार किसी भी ग्रामीण समुदाय को किसी भी भूमि पर सरकार को अधिकार सौंप सकती है। ठीक है। यानी कोई भी राज्य सरकार किसी भी ग्रामीण समुदाय को किसी भी भूमि पर, उसके आसपास भूमि पर क्या कर सकती है? अधिकार सौंपती है कि वह उस भूमि की रखवाली करेगा। ठीक है। तीसरा आता है संरक्षित वन। संरक्षित वन क्या है? इस पर केवल सरकार का स्वामित्व होता है।
ठीक है। और राज्य सरकार वनों के उपयोग के संबंध में नियम जारी कर सकता है। संरक्षित वन में जो प्रावधान किया गया है, उन पेड़ों पर राज्य सरकारों का नियंत्रण होगा जिनकी लकड़ी, फल तथा अन्य गैर लकड़ी उत्पादों में राजस्व बढ़ाने की क्षमता हो। अब संरक्षित वन में क्या होगा, इसमें उनके फलों, लकड़ियों और अन्य गैर लकड़ियों पर भी के उत्पादों पर भी राजस्व बढ़ाने की क्षमता के लिए राज्य सरकार का नियंत्रण होगा। किसमें? संरक्षित वनों में। ठीक है। सुरक्षा का स्तर कुछ इस प्रकार से होता है। आरक्षित वन से घटते क्रम में है। सबसे ज़्यादा सुरक्षा आरक्षित वन को है, फिर उससे कम संरक्षित वन को है, फिर सबसे कम जो है ग्रामीण वन को है। ठीक है। भारतीय वन नीति कब लागू हुई थी? 1952 को। ठीक है। वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू हुआ था। और राष्ट्रीय वन नीति कब बनाई गई थी? 1988 में। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। भारतीय वन नीति 1952, वन संरक्षण अधिनियम 1980 और राष्ट्रीय वन नीति 1988 में। ठीक है। अब हम बात करेंगे कि वन संरक्षण अधिनियम 1980 क्या है। ठीक है। तो 80 में वन क्षेत्रों में अस्थायी कृषि करने के लिए केंद्रीय अनुमति आवश्यक होती है। ठीक है। इस वन संरक्षण अधिनियम में अस्थायी, कोई भी अगर वन क्षेत्र में अस्थायी कृषि करना चाहता है तो उसको केंद्र की अनुमति लेनी पड़ती है। उद्देश्य क्या है? वनों की कटाई को सीमित करना, जैव विविधता का बचाव करना, जो उस पर बहुत सारे जीव रखते हैं उनका बचाव करना, और वन्य जीवन को बचाना। यही इसका उद्देश्य है, किसका? वन संरक्षण नियम 1980 का। आगे बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति। और राष्ट्रीय वन नीति चालू की गई थी 1988 में। उद्देश्य क्या था? पर्यावरणीय स्थिरता को पाना, और दूसरा क्या था कि पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए राष्ट्रीय वन नीति 1988 को लागू किया गया। इस तरह से आपका ये पूरा सेशन कंप्लीट होता है। ठीक है। अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में मिलते चले जाएंगे। ठीक है। तो तब आपसे आज से ये एनसीईआरटी ईवीएस जो पुरानी वाली थी, कक्षा 3 से लेकर 5 तक की, वो आपकी यहीं पर क्या होती है, समाप्त होती है। ठीक है। तो आप सभी एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, क्योंकि अब इस पे केवल क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है। समझ में आ गया? तब तक के लिए आप सभी एंजॉय करिए, अपने ज्ञान की वृद्धि कीजिए और जल्दी से जल्दी आप लोग किसी न किसी जॉब में सिलेक्ट होइए।